हेलो एंड वेलकम टू द कलेक्टर बाबू। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग इकोनॉमी की एक सीरीज रन कर रहे हैं जिसमें हमारा टारगेट क्या है, 10 वीडियोस में आपकी इकोनॉमी को हमें कवर करना है। मतलब हमने 10 वीडियोस में 10 टॉपिक रखे हैं। ठीक है, इन टॉपिक्स में हमने पीवाईक्यू के हिसाब से इनको अरेंज किया है। मतलब जिसका हमको पीवाईक्यू में इंपॉर्टेंस ज़्यादा दिखा है। यानी कि अगर आप देखोगे 90% जो क्वेश्चन हैं आपको, वो इन्हीं टॉपिक्स में आपको कवर हो जाएंगे। तो इकोनॉमिक में आपको पूरा फिर से रिसोर्सेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोटे मोटे नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आप इन 10 टॉपिक्स को कवर कर लेते हो तो आपका 90% जो सिलेबस का कवरेज है, या फिर इकोनॉमी के हिसाब से जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी पूछ रहा है अपने प्रीलिम्स में, वहां से आपका ये कवर हो जाएगा। हमारा आइडिया सिंपल था कि हम एक पूरे टॉपिक का एक रिवीजन करेंगे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, जिससे कि आपका जो बेसिक है वो रिवाइज हो जाए ठीक से। एंड सेकेंडली, हम लोग 15 ईयर, लगभग 15 साल के जो पीवाईक्यूज हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। एंड थर्डली, हम पीवाईक्यू भी ऐसे सॉल्व कर रहे हैं जिससे कि हमें एक लाइव आंसर सॉल्विंग, एक आपकी जो एबिलिटी है वो डेवलप हो जाए। क्योंकि यूपीएससी में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो नॉलेज के बियॉन्ड जाके आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। सारे क्वेश्चन आपके नॉलेज से सॉल्व नहीं होते हैं। कई बार आपको अपने नॉलेज के साथ साथ आपका एलिमिनेशन टेक्निक, आपका कॉमन सेंस और आपने जितना भी कुछ पढ़ा होता है ना, उसको ठीक से अप्लाई करना होता है। तो वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो उस हिसाब से हमारा जो पहले टॉपिक्स थे, इन्फ्लेशन हमने कवर कर लिया है, हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कवर हो गया है, हमारा फिस्कल पॉलिसी एंड बजट हमारा कवर हो गया है। अब हम लोग कवर करने जा रहे हैं आज इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ। मतलब यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें आपको बेसिक इकोनॉमी का जो है थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ को देखोगे चैप्टर को, तो यहाँ से आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर इंडिया को आप देखोगे तो टॉप 5 इकोनॉमी है, बट टॉप 5 इकोनॉमी के होने के बावजूद हमारा अगर पर कैपिटा इनकम निकालोगे तो बहुत ज़्यादा पुअर देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जीडीपी जो बढ़ रही है, हमारी देश की इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है, बट वो ठीक से इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पा रहा है, ठीक से कैटर नहीं कर पा रहा है। जो हमारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, जो हमारी रूरल कम्युनिटी है, वुमेन्स हैं, एससी एसटी कम्युनिटी, उनको वो फ्रूट्स नहीं मिल रहे हमारी जीडीपी के। तो हमारी जीडीपी में इनइक्विटी जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऊपर से हमारी जो इकोनॉमी है वो जॉबलेस ग्रोथ दिखा रही है। क्यों? क्योंकि मोस्टली हमारी इकोनॉमी में जो ग्रोथ होती है वो सर्विस से आती है, क्योंकि सर्विस सेक्टर का ही 50 टू 55 टू 60% का हमारा कंट्रीब्यूशन होता है हमारी जीडीपी में। बट अगर आप देखोगे जॉब्स, तो अभी भी जॉब आ रही है आपकी प्राइमरी सेक्टर से, बट प्राइमरी सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट कितना है जीडीपी में? मात्र 15 से 16%। तो इस वजह से हमें एक जॉबलेस ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है। फिर पर कैपिटा इनकम में भी हम लोग अफ्रीका कंट्री के बराबर आते हैं। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो यूपीएससी हाईलाइट करके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेती है। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा एड्रेस करेंगे इस चैप्टर में। तो पहले हम ये देखते हैं कि इकोनॉमी क्या है। देखो, इकोनॉमी को अगर आप सिंपली डिफाइन करोगे तो इसको हम ऐसा मान सकते हैं कि ये एक इकोनॉमी की स्टडी है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में यही डिफरेंस होता है कि इकोनॉमी का मतलब होता है कि इकोनॉमी एट प्रैक्टिस। मतलब जैसे कि आपकी जीडीपी रन कर रही है, आपकी जीडीपी में इन्फ्लेशन आ रहा है, आपकी जीडीपी में टैक्सेशन ये है, तो ये सब क्या होती है? हमारी इकोनॉमी। हमारे देश में गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये इकोनॉमी है। बट जब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसे बोला जाता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। एंड सेकेंडली, अगर आप इसके एक ओरिजिन वर्ड को देखोगे तो इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमी जो है, उसका वर्ड हुआ है, ओरिजिन हुआ है इकोनॉमिया से। इसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट मतलब यहाँ पे दिखाता है कि अगर आपके जो पास रिसोर्सेस हैं उसका कैसे बेस्ट यूज करना है। तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट मतलब आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, आपको चॉइस करनी है कि आपके पास में जो भी रिसोर्सेस हैं उसका आपको बेस्ट यूज करना है। तो वो जो डिसीजन मेकिंग करते हैं उस वही बेस बनाती है इकोनॉमिक्स का। हमारे देश के पास में लिमिटेड रिसोर्स है, हमारे देश के पास लिमिटेड ज़मीन है, ठीक है? हमारे पास में लिमिटेड पानी है, तो हमको ये देखना है कि कितना हमें उस पे खेती करना है, कितना हमें उस पे इंडस्ट्री को सेटअप करना है, कितना हमें उससे वाटर निकालना है, ताकि हम एक सस्टेनेबल यूज़ कर पाएँ और ज़्यादा उसका दोहन ना कर दें, ज़्यादा वो हम अपने रिसोर्सेज़ का ओवर यूज़ भी ना कर लें कि बाद में हमारे लिए कुछ ना बचे। तो इस तरीके से ये जो डिसीज़न मेकिंग होती है, तो उसी को बोला जाता है इकोनॉमिक, ठीक है? अब ये भी 2 टाइप की होती है। एक होती है आपकी माइक्रो इकोनॉमी, दूसरी होती है मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी में आप सिंपली जो भी चीज़ पढ़ते हो, वो आप इंडिविजुअल चीज़ें देखते हो। इंडिविजुअल डिमांड क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई क्या है, ठीक है? कैसे कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है? जहाँ पे गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, वो किस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, किस टाइप के गुड्स होते हैं। तो ये सारे जो छोटी बातें हैं, माइक्रो मतलब क्या? स्मॉल।
मतलब जो भी आपकी इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ें हैं, डिसीजन मेकिंग से, वो आपका आता है माइक्रो इकोनॉमी में। और अगर आप मैक्रो इकोनॉमी में देखोगे तो वहीं पे हम लोग डिस्कस करते हैं पूरी इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को जब हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे हम पूरी इकोनॉमी एज़ ए होल ले रहे हैं। हमारी इकोनॉमी में हम इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे, हमारी इकोनॉमी के हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, फिस्कल पॉलिसी की बात करेंगे। तो ये सब क्या हो रहा है, ये बड़े लेवल पे हमारी जो इकोनॉमी ऑपरेट हो रही है, जब हम उसकी बात करेंगे तो ये मैक्रो इकोनॉमी हो जाती है। ठीक है? अब यहाँ पे 2 वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे, 2 आपको फीचर देखने को मिलेंगे। जैसे कि माइक्रो में आपको देखने को मिलेगी प्राइस थ्योरी। कितने लेवल पे हमें गुड्स प्रोड्यूस करना है, उसके प्राइस कैसी रखना है कि जिससे कि वो ज़्यादा महँगी भी नहीं हो, ज़्यादा सस्ती भी नहीं हो। तो एक प्राइस थ्योरी पे हमको अराइव होना पड़ता है। यहाँ पे हम इनविजिबल हैंड जो है, वो कॉन्सेप्ट का यूज़ होते हुए देखते हैं कि एक इनविजिबल हैंड होता है जो ये देखता है कि कोई भी अपना बायर जो है, वो प्राइस उतनी ही रखता है जितने ही उस प्राइस पे उसको प्रॉफिट भी मिल जाए और जो बायर होता है उसको भी ज़्यादा महँगा ना पड़े। तो यहाँ पर एक प्राइस थ्योरी को हम लोग डिटरमाइन करते हैं माइक्रो लेवल पे। वहीं हम यहाँ पर बात करते हैं इनकम थ्योरी की। मतलब यहाँ पे इकोनॉमी एज़ ए होल हम क्या चाहते हैं कि हमारी देश की इकोनॉमी बढ़ जाए, हमारी देश की जीडीपी बढ़ जाए। तो उससे क्या होगा, ज़्यादा लोगों की इनकम जनरेट होगी, ज़्यादा लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ेगी, ठीक है? हमारे देश में ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होगा, तो हमारे देश रिच बनेगा, प्रोग्रेस होगी हमारी इकोनॉमी की। तो हमें यहाँ पे इनकम पे फोकस करना पड़ता है एज़ ए जीडीपी, एज़ ए इकोनॉमी एज़ ए होल, ताकि सबकी जो इनकम है, सबकी जो ग्रोथ है वो बढ़ सके। तो ये होता है मेजर डिफरेंस आपका माइक्रो वर्सेस मैक्रो का। अब हम दूसरा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप की इकोनॉमी होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो आप देखते हो यूएसए में, यूरोप में, यहाँ पर आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखने को मिलेगी। फिर होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी जो आप देखते हो रशिया में, ठीक है? जो आप देखोगे चाइना में। फिर होती है एक मिक्स्ड इकोनॉमी, यहाँ पे देखोगे आप इंडिया में, ठीक है? तो बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, देखो हमारे देश में गुड्स एंड प्रोडक्शन होता है, ठीक है? हमारे देश में गुड्स एंड प्रोडक्शन मतलब गुड्स जैसे चेयर हो गई, आपकी टेबल हो गई, आपका पेन हो गया, आपके कपड़े हो गए, ये सब प्रोड्यूस होती है करती है हमारी इकोनॉमी। तो ये जो प्रोड्यूस करने के लिए हमको क्या-क्या लगता है, हमारा लैंड लगता है, लेबर लगता है, ठीक है? हमारा कैपिटल लगता है, एंटरप्रेन्योरशिप लगता है। तो इन फैक्टर्स को जो जिसके बेसिस पे हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, इन फैक्टर्स को बेसिकली ओन कौन करता है, मैनेज कौन करता है? तो अगर इन सारे फैक्टर्स को मैनेज करने वाला व्यक्ति प्राइवेट है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। यानी जो प्राइवेट कंपनीज़ है ना, वो डिसाइड करती हैं कि कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है और कितने पे हमें बेचना है। तो ये सारे डिसीजन मेकिंग अगर प्राइवेट कंपनी के हाथ में है, तो हम बोलेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। इसमें सरकार का ज़्यादा रोल नहीं है। इसीलिए इसे बोला जाता है लेज़र फेयर इकोनॉमी। यानी सरकार का काम सिर्फ और सिर्फ देखना है कि भई तुम काम कर रहे हो ना ठीक से, बस बाद में बाकी हमको कोई मतलब नहीं कि आप कितना उगा रहे हो, कैसे उगा रहे हो, किसको बेच रहे हो, कितने में बेच रहे हो। सरकार का वो इंटरफेरेंस यहाँ पे कम होता है, ठीक है? और ये मोस्टली फोकस करता है लिबर्टी पे, यानी यहाँ पर ये देखता है कि भाई जो इंडिविजुअल है उसका प्रॉफिट बना रहे, बस वो उसके प्रॉफिट पे ही वो लोग रन करते हैं। बाकी सोसाइटी आगे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, उनका लेना-देना नहीं होता है। बट चूँकि इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये जो पूरी इकोनॉमी होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये कॉम्पिटिशन पे बेस्ड है। यानी क्या है, जो अच्छा व्यक्ति जो अच्छा काम करेगा, जो बढ़िया गुड्स बनाएगा, वो अपना गुड्स बेचेगा। उस वो गुड्स को कितने में भी बेचे, ठीक है? तो उस कॉम्पिटिशन का फ़ायदे से क्या होता है कि किसी भी इकोनॉमी में इनोवेशन आता है। जैसे कि अगर आप अमेरिका देखोगे, यूरोप में देखोगे, तो वहाँ पे जैसे आपको मेटा मिल रहा है, गूगल मिल रहा है, एआई आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिशन इतना हार्श होता है, इतना अल्ट्रा कॉम्पिटिटिव होता है कि वहाँ पे सबको इनोवेशन के बेस पे ही आगे आना पड़ता है। तो ये एक फ़ायदा होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। फिर होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी का। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि वो तो प्रॉफ़िट देखता है। वो तो ये देख ही नहीं रहा है कि बाकी लोग जो बेचारे इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे या जिनकी जॉब नहीं लग पा रही, वो कैसे सर्वाइव करेंगे, ठीक है? तो उनको तो हम लोग अपॉर्च्युनिटी दे ही नहीं पाएँगे कभी, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो वही गुड्स प्रोवाइड करेगी, वही सर्विस प्रोवाइड करेगी जिनके पास पैसा होगा। अब मान लो जो व्यक्ति गाँव में रहता है, उसको एजुकेशन चाहिए, उसको हेल्थ चाहिए, अब वहाँ पे तो प्रॉफ़िट मिलता नहीं है, तो ये प्राइवेट कंपनी जाएगी नहीं। तो क्या हम उनको ऐसे छोड़ देंगे? नहीं। इसीलिए सोशलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया, कार्ल मार्क्स लेके आए। उन्होंने ये बोला कि जो प्राइवेट कंपनी होती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सप्लॉइटेशन करना चाहती है। ये इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग जी रहे हैं कि मर रहे हैं। तो इसका ऐसा मानना था कि ये जितना भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसको किसको ओन करना चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट को। कि भाई वो ओन करेगी, तो वो सब क्या करेगी? बराबर सबको मैनेज करेगी कि लो भाई तुम भी खाना खा लो, तुम भी एजुकेशन ले लो, तुम भी अच्छी हेल्थ ले लो, तो सबका ध्यान रखेगी। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है, किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे इक्वालिटी पे फ़ोकस किया जाता है, यहाँ पे लिबर्टी पे फ़ोकस किया जा रहा था। बट अब सारा अगर इकोनॉमी को गवर्नमेंट तो कंट्रोल कर नहीं सकती, तो क्या होगा, प्राइवेट कंपनी वाले ज़्यादा हाथ नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं प्रॉफ़िट ही नहीं अर्न कर पा रहा हूँ, तो मैं क्यों इसमें हाथ डालूँ? मैं क्यों प्रोड्यूस करूँ ज़्यादा? ठीक है? तो ऐसे में आपकी इकोनॉमी जो है स्टैग्नेंट हो जाएगी, आपकी इकोनॉमी में कोई इनोवेशन भी नहीं आएगा।
तो उससे नुकसान क्या होता है, हमारी इकोनॉमी एज ए होल को नुकसान होता है। इसीलिए आज रशिया की इकोनॉमी इतनी आगे नहीं बढ़ पा रही है, आपकी जो नॉर्थ कोरिया है उसकी इकोनॉमी भी आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि वो बेसिकली सोशलिस्ट इकोनॉमी, मतलब स्टेट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर होती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे हमारा फोकस क्या होता है कि इन दोनों की जो-जो अच्छी बातें हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, सोशलिस्ट इकोनॉमी की, उसको हम लोग यहाँ इम्प्लीमेंट करके हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी बनाते हैं। यानी हमारे देश में पब्लिक कंपनीज़ भी हैं, जैसे भेल, गेल, और प्राइवेट कंपनीज़ भी यहाँ प्रोड्यूस कर रही होती हैं, जैसे कि टाटा हो गया, ठीक है, महिंद्रा हो गया, दूसरी भी जो आपकी जो दूसरी चेयर कंपनी है, कपड़ों की कंपनी है, तो वो यहाँ पर भी अपना प्रोड्यूस करती है। मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन स्टेट भी कंट्रोल करता है और प्राइवेट प्लेयर भी कंट्रोल करते हैं कि कितना बनाना है, कितने में बेचना है, दोनों का उसमें शेयर रहता है, सब अपने-अपने काम अपने-अपने स्फीयर में काम करते हैं। बट पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनी को भी छूट नहीं दी जा सकती, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि हमने स्टेट ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक पार्ट ये रखा कि स्टेट का रेगुलेशन रहेगा। मतलब कोई कंपनी धोखाधड़ी तो नहीं कर रही है, चीटिंग तो नहीं कर रही है, या फिर कॉम्पिटिशन को तो हार्म नहीं पहुँचा रही है, और सरकार ये भी देखती है कि प्राइवेट कंपनीज़ को भी प्रमोशन पूरा दिया जाए। मतलब यहाँ पे स्टेट का रोल सिर्फ़ ये देखना नहीं क्या हो रहा है, वो प्रॉपर इन्वॉल्व भी होती है कि अच्छा हाँ, अच्छे और रूल एंड लॉज़ बना दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज़ ग्रो कर पाएँ, ठीक है? और दूसरा ये कि कोई प्राइवेट कंपनी ऐसा कोई एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करे जिससे कि हमारी इकोनॉमी को डेंट पहुँचे, तो रेगुलेट भी करती है हमारी इकोनॉमी में। तो इसीलिए बोला जाता है ये मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर इंडिया इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी शुरू से ही मिक्स्ड इकोनॉमी रही है, ठीक है? बट ये जब आज़ाद हुई थी और 1991 तक, तब तक ये इकोनॉमी कैसी थी, मिक्स्ड इकोनॉमी थी, बट सोशलिस्ट टेंडेंसी उनमें ज़्यादा थी। और 1991 के बाद में ये चेंज आया कि हमारा जो एलपीजी रिफॉर्म आया, लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन, ग्लोबलाइज़ेशन, कि हमें भी वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ में कनेक्ट होना है, ठीक है? हम भी हमारे जो गुड्स एंड प्रोडक्शन है उसको हम बाहर बेचना चाहते हैं, और भारत के बाहर के जो देश के गुड्स हैं उसको हम लोग खरीदेंगे, ठीक है? तो इससे कॉम्पिटिशन बढ़ेगा और इनोवेशन आएगा, ठीक है? तो और जो कंज्यूमर है, जो बायर है, उनको अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सकेंगे, वैल्यू एडिशन उनको मिलेगा। तो इस वजह से 1991 के बाद में हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी रही, बट इसमें क्या हुआ, कैपिटलिस्ट टेंडेंसी अब ज़्यादा हो गई। तो ये एक मेजर चेंज आया 1991 के बाद में। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अब बात करते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की। बेसिकली यहाँ से भी लास्ट टाइम 2024 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है? सो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी मतलब हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं, कहाँ-कहाँ हमारा देश में गुड्स एंड प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले हमारे देश का कोई भी इकोनॉमी जब स्टार्ट होती है, तो इनिशियली वो प्राइमरी इकोनॉमी होती है, जहाँ पर एग्रीकल्चर से, यानी रॉ मटेरियल से हम लोग डील कर रहे होते हैं। रॉ मटेरियल से हम लोग उससे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं कुछ। तो यहाँ पर प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर, ठीक है? आपका फिशरी, आपका फॉरेस्ट्री, ठीक है? यहाँ तक कि आपकी माइनिंग, ठीक है? माइनिंग ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे तो माइन्स की बात हो रही है, मिनरल्स की बात हो रही है, नहीं, पर वो डील तो रॉ मटेरियल से ही हो रहा है ना। तो इस वजह से सारी चीज़ें कहाँ पे आती है, प्राइमरी आर्टिकल पे आती है, प्राइमरी सेक्टर पे आती हैं। अब इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो 16 से 17% इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। और यही हमारे लिए प्रॉब्लम की बात है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की 50% जो पॉपुलेशन है वो लगभग इसी सेक्टर में इन्वॉल्व है। बट जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 16-17% है। मतलब यहाँ पे ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जिनका अनएम्प्लॉयमेंट मतलब मिसगाइज्ड एक अनएम्प्लॉयमेंट है। उनको लग रहा है कि हम काम कर रहे हैं, बट उनका एक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही कम है। इसीलिए उनको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं और वो अच्छी अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे देश की जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, जो फार्मर्स हैं, लेबरर्स हैं, उनको हम अच्छी नहीं दे पा रहे, क्योंकि उनको उतनी इनकम हम लोग जनरेट करके नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं वही अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है? और यहाँ पे काम करने वालों को क्या बोला जाता है, रेड कॉलर वर्कर्स, ठीक है? ये फैक्ट है, ऐसे फैक्ट यूपीएससी पूछ लेता है। फिर सेकेंडरी सेक्टर, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है? इंडस्ट्री होती है, प्रोसेसिंग हो रही होती है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग टोमेटो की बात करें कि यहाँ पे हम लोग टमाटर उगा रहे हैं, बट हम जब टमाटर से केचप बनाएंगे तो वो चला जाएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 28 से 30% जीडीपी में है। और यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो ब्लू कलर में होते हैं, ब्लू कलर वर्कर होते हैं। और यहाँ पर फाइनली एक सेक्टर आता है टर्सरी सेक्टर, ठीक है? जिसका सर्विस सेक्टर से ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। आपका जो बीपीओ है, आपकी जो एयरलाइंस हैं, आपकी जो बैंकिंग है, आपकी जो इंश्योरेंस है, ये सब किस में आती है, ये आपकी सर्विस सेक्टर में आती है। और सर्विस सेक्टर का मतलब ही क्या होता है, जो इन सेक्टर्स को हेल्प करे, ठीक है? तो सर्विस सेक्टर हमारे जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करती है, 55 टू 60%, ठीक है? और यहाँ पर काम करने वालों को क्या बोला जाता है, व्हाइट कॉलर। अब देखो इंडिया की सिचुएशन समझो। जनरली किसी भी देश की इकोनॉमी पहले प्राइमरी सेक्टर में होती है, फिर आती है आपकी सेकेंडरी सेक्टर में, उसके बाद आती है वो टर्सरी सेक्टर में। बट इंडिया की इकोनॉमी प्राइमरी से सेकेंडरी पे आई, और जब तक ये मैच्योर होती है उसके पहले ही वो टर्सरी सेक्टर में चली गई। तो हमारे देश की जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेटअप है वो इतना अच्छा बन नहीं पाया।
तो हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग में इतना काम लोगों को नहीं मिल पा रहा था। इसी वजह से हमारी जो ग्रोथ हो रही थी आज देश की, हमारा अभी पता चला कि हमारा 8.2% ग्रोथ है, बट स्टिल हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो उसका एक कारण ये भी है कि हमारे देश की इकोनॉमी का जो जो सेकेंडरी सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो अच्छा नहीं कर रहा है। तो उससे लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है। अब यहाँ पे देखो, ये एक सेक्टर और होता है जिसे बोला जाता है क्वाटरनरी सेक्टर। मतलब यहाँ पे आपकी जो नॉलेज इकोनॉमी होती है उसकी बात होती है। आप यहाँ पर डॉक्टर्स को ले लो, यहाँ पर आप एडवोकेट को ले लो, जो इंटेलेक्चुअल वर्क होता है ना, वो इसी क्वाटरनरी सेक्टर में अर्न कर रहा होता है और कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। फिर रिसेंट आया आपका क्वीनरी सेक्टर। क्वीनरी सेक्टर मतलब क्या? जो टॉप डिसीजन मेकिंग, जो आपकी कंपनी में डिसीजन ले रहे होते हैं, जो सीईओ लोग होते हैं, ठीक है, इनको आप इस कैटेगरी में डाल सकते हो। तो ये पूरा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये है हमारा रियल टॉपिक, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के क्वेश्चन आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। बट इसको पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा इसका बेसिक समझो कि भाई जो हमारे देश में गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं, बेसिकली वो कैसे होते हैं, कहाँ से होते हैं। तो अगर आप देखोगे ना हमारे देश की इकोनॉमी में, तो कौन-कौन लोग हमारी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं? आप हाउस होल्ड, आप सामान खरीदते हो और आप लेबर का भी काम कर रहे होते हो, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हो ना, आप जॉब कर रहे हो, तो वो भी एक टाइप के लेबर, आप सर्विस प्रोवाइड करते हो। फर्म्स होती हैं जो प्रोडक्शन करती हैं, गवर्नमेंट होती है जो भी कंज़म्पशन भी करती है, ठीक है? वो सामान भी खरीदती है और साथ ही साथ एक्सपेंडिचर भी करती है, रोड बनवाती है, सड़क बनवाती है, तो कई सारा ये भी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करती है। फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और बदले में इम्पोर्ट भी कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्शन में इन चारों लोगों का योगदान होता है। उसी प्रकार से अब अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखें, तो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए आपको 4 चीज़ें लगती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज़, मतलब जो एंटरप्रेन्योर होता है वो। तो लैंड में आपका जो भी आपका ज़मीन हो गई वो आ गई, आपकी जितने भी रॉ मटेरियल्स आ गए वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। तो जब भी आप लैंड देते हो या फिर रॉ मटेरियल देते हो तो बदले में आपको क्या मिलेगा? आपको रेंट मिलेगा, ठीक है? फिर होता है लेबर। भई सिर्फ़ रॉ मटेरियल होने से तो प्रोडक्शन होगा नहीं, कोई ना कोई लेबर चाहिए जो लकड़ी से चेयर बना सके, ठीक है? तो वो लेबर करता है और उसके बदले में उसको क्या मिलता है? वेजेस मिलते हैं, सैलरी मिलती है। फिर कैपिटल, क्योंकि कोई भी आप काम शुरू करते हो तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, लेबर को पेमेंट भी देना है, तो आपको पैसे चाहिए, तो आप कैपिटल लेते हो, बैंक से लोन लेते हो, तो वो सब आपको उसके बदले में क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। फिर आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इन चारों को अरेंज करे। मतलब कोई भी कंपनी ऐसे काम करना शुरू नहीं करती है। पहले कोई बंदा होता है जो स्टार्टअप का सोचता है कि अब मैं ऐसी कंपनी बनाऊँगा, मैं यहाँ से रॉ मटेरियल खरीदूँगा, मैं इससे काम करवाऊँगा और बैंक से लोन ले लूँगा। मतलब ऐसा व्यक्ति जो तीनों को इकट्ठा करे। वो होता है स्टार्टअप करने वाला एंटरप्रेन्योर जो होता है। बदले में क्या मिलता है उसको? प्रॉफिट मिलता है। तो इस तरीके से हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज़ का प्रोडक्शन होता है। और इन्हीं गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन को हमें मेज़र करना होता है, क्योंकि पूरी देश की इकोनॉमी किस पे टिकी होती है? गुड्स एंड प्रोडक्शन पे। हमारे अमेरिका की इकोनॉमी क्यों बढ़ी हुई? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। चाइना की इकोनॉमी हमसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब हमको भी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है? ताकि हम लोग जितना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होगा तो उतनी ज़्यादा आपकी जॉब जनरेट होगी आपकी इकोनॉमी में, उतना ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा, उतना ज़्यादा लोगों को इनकम मिलेगी। उससे हमारे देश में और ज़्यादा प्रोग्रेस होगी, प्रगति होगी। तो हमें क्या बढ़ाना है? हमारी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो पहले हमें ये पता करना होगा कि गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता कैसे है? मतलब उसको मेज़र कैसे करेंगे? तो वहीं पे फैक्टर आता है, वहीं पे आपका कॉन्सेप्ट आता है आपका जीडीपी का, ठीक है? बट इससे पहले आप यहाँ पे एक चीज़ ये भी देख सकते हो कि हमारे देश में जो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है, तो जो इनकम होती है, उसका एक सर्कुलर फ्लो देखने को मिलता है। सर्कुलर फ्लो कैसे होता है? तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? हाउस होल्ड है, यहाँ पे आपका बिज़नेस फर्म है, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट भी आ सकता है, क्योंकि यूपी से एनालिटिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रही है, तो इस टाइप से आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। देखो, हाउस होल्ड जैसे हम लोग कॉमन जो मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सामान खरीदते हैं, ब्रेड खरीदते हैं, चेयर खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, तो हम कुछ ना कुछ खरीद रहे होते हैं कंपनियों से, ठीक है? कंपनियों का सामान खरीद रहे होते हैं, तो हम लोग पैसा देते हैं, बदले में ये हमको चेयर और वो जो भी बुक्स हम ले रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, तो वो हमको प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पैसा दे रहे हैं, बदले में उनसे सामान ले रहे हैं, ठीक है? ये रिलेशनशिप समझ में आया, ठीक है? अब देखो, यहाँ से हमने सामान ले लिया और हमने खर्चा कर दिया, ठीक है? अब ये सामान जो बना रहा होगा, तो ये बना कैसे बनाएगा? तो ये यहाँ पे जो हाउस होल्ड होते हैं, ठीक? जो लोग होते हैं, वो इनको ज़मीन देते हैं, उनकी कंपनी में जाके काम करते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? यहाँ से कोई व्यक्ति होगा जो एंटरप्राइज़ करेगा, तो ये सर्विस आपको ऐसे प्रोवाइड करी जाती है। बदले में आपको क्या मिलता है हाउस होल्ड को? आपको वेज मिलता है, आपको रेंट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो पूरी जो आपकी इकोनॉमी है, वो इसी सर्कुलर फ्लो में घूमती रहती है। आप क्या कर रहे हो? आप सामान भी खरीद रहे हो और साथ ही साथ सामान बनाने वाला आप लेबर भी हो। बदले में यहाँ पे आपको सैलरी मिल रही है और यहाँ पे आप खर्चा कर रहे हो।
तो जो पैसा है वो यहीं पे घूमता रहता है, इसीलिए यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी जो है हमें देखने को मिलती है। अब चूंकि कॉन्सेप्ट वाइज यूपी से क्वेश्चन पूछ रही है, जैसे इस साल हमें सर्कुलर इन्वायरमेंट का इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया था कि सर्कुलर इकोनॉमी में कैसे होता है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हमें कॉन्सेप्चुअली लगभग सारे टॉपिक को कवर करना है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, जीडीपी का मतलब सिंपल होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पर आपको ये देखना है, इस डोमेस्टिक वर्ड पे फोकस करना है। यहाँ पे डोमेस्टिक वर्ड्स का फोकस का मतलब क्या है कि हमारे देश की बाउंड्री पे, ठीक है, हमारी जितनी भी टेरिटरी है ना, आप अगर हमारे देश का मैप देखोगे, उतनी पूरी टेरिटरी में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी फाइनल वैल्यू को अगर आप मेजर करोगे, टोटल करोगे उसका वैल्यू का, तो उसे जीडीपी बोला जाता है। सपोज करो हमारे देश की इकोनॉमी में 10 चेयर बन रही है और 10 बैंक के अकाउंट से सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। अब 10 बैंक अकाउंट का आपका चार्ज मिला लो 10 रुपये, ठीक है, और 10 जो चेयर बन रही है उसका कॉस्ट 10 रुपये है, ठीक है। यहाँ से 100 रुपये बने, यहाँ से 100 रुपये बने, दोनों को एड ऑन करो, गुड्स एंड सर्विस दोनों को एड ऑन करना है, तो हमारे देश की जीडीपी कितनी हो गई, 200 हो गई। तो ये हमारे देश की जीडीपी हो गई, ठीक है। अब एक साल के लिए होता है, हम लोग 31 मार्च टू 1 अप्रैल तक हमारा जो है काउंट करते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक। इस दौरान जितना भी गुड्स एंड सर्विस हमारे देश की इकोनॉमी प्रोड्यूस करती है उसका फाइनल वैल्यू को हम लोग जीडीपी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे डोमेस्टिक लिखा हुआ, तो डोमेस्टिक का मतलब थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव है, यानी जितने भी हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी 200 नॉटिकल माइल जो हमारी कोस्ट लाइन है ना, उससे 200 नॉटिकल माइल तक की बाउंड्री में जो भी प्रोड्यूस होगा वो हमारी जीडीपी में आएगा। फिर जितने भी हमारे एमएनसीज हैं, जो शिप्स हमारे देश में रजिस्टर्ड हैं, एयरक्राफ्ट जो रजिस्टर्ड हैं, वो भी जो प्रोडक्शन करती है वो हमारे देश की जीडीपी में आती है। हमारे देश में जो भी हमारे देश की जो एम्बेसीज हैं, जो फ्रांस में है, अमेरिका में, वहाँ पे अगर प्रोडक्शन हो रहा होगा तो भी जीडीपी में आएगा, क्योंकि वो हमारे देश की बाउंड्री में ही कंसीडर की जाती है। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो भी हमारे बाहर हैं, तो वो सब किस में आएगा, आपकी जीडीपी में आएगा। तो यहीं पे जितना भी गुड्स एंड वैल्यू का जो भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विस का, उसका टोटल करेंगे तो वो जीडीपी कैलकुलेट होगी। क्लियर है यहाँ पे। अब जीडीपी भी आपकी दो टाइप की होती है, एक आपकी नॉमिनल जीडीपी होती है और दूसरी आपकी रियल जीडीपी होती है। जब भी हमारे देश की इकोनॉमी में जितना भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा, अगर आप उसके करंट प्राइस पे आप मेजर करोगे तो वो होगी आपकी नॉमिनल जीडीपी। सपोज करो 10 चेयर आपकी इकोनॉमी बनाए, 10 रुपये आज ये अभी उसका प्राइस चल रहा है एक चेयर का, तो आपकी करंट इकोनॉमी कितनी हो जाएगी, 100 रुपये हो जाएगी। ये आपकी करंट जीडीपी है, ठीक है। और अगर इसी आउटपुट को आप कांस्टेंट प्राइस पे करो, कांस्टेंट प्राइस मतलब आप एक पुराने प्राइस से उसको कंपैरिजन करते हो। अभी हमारे देश की जीडीपी जो है वो किस पे काउंट होती है, वो 2011-12 के प्राइस पे काउंट होती है। मतलब सपोज करो अगर हमारे देश की जीडीपी हमारे देश में 2011 में एक चेयर की कीमत 5 रुपए थी, ठीक है। तो इस साल हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ है, 10 चेयर का प्रोडक्शन हुआ है। प्राइस 2011-12 में कितनी थी, 5 रुपए थी। तो हमारे देश की जीडीपी कितनी होनी चाहिए, 50 रुपए, क्योंकि जो कांस्टेंट प्राइस पे हमारी जीडीपी है वो 50 रुपए है और जो नॉमिनल प्राइस पे हमारी जीडीपी है वो 100 रुपए है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे पुरानी प्राइस यूज करी है। हम पुरानी प्राइस क्यों करते हैं, इसको कांस्टेंट प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस प्राइस। क्यों हम यूज करते हैं बेस प्राइस का, क्योंकि देखो सपोज करो 10 चेयर बनी थी 2011-12 में और 5 रुपए की प्राइस थी, तो कितने, 50 रुपए की हमारी जीडीपी थी। अब देखो इस साल 2025 में हमने 10 चेयर का प्रोडक्शन करा, प्राइस कितनी रखी हमने, 10, ठीक है। तो कितनी जीडीपी हो गई हमारी, यहाँ पे 100 रुपए की जीडीपी हो गई। अब यहाँ पे आप एक्चुअल में देखो, क्या हमारे देश की जीडीपी बढ़ी है, आप बोलोगे प्राइस तो बढ़ गई, हाँ प्राइस बढ़ी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चेयर की प्राइस बढ़ी है, बट एक्चुअल हमारी जीडीपी नहीं बढ़ी है, क्योंकि हमारे देश की जीडीपी का प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ा है। पहले भी 10 चेयर प्रोड्यूस हो रही थी, अभी भी 10 चेयर प्रोड्यूस हो रही है। तो अभी यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है कि एक चेयर की कीमत जो 5 रुपए की थी वो 10 रुपए की हो गई। इस वजह से हमारी जीडीपी इन्फ्लेटेड हो गई इन्फ्लेशन की वजह से, ना कि हमारी देश की जीडीपी एक्चुअल में प्रोडक्शन की वजह से बढ़ी है। तो हम लोग क्या फोकस करते हैं, हम लोग रियल जीडीपी मेजर करते हैं, रियल जीडीपी देखते हैं कि भाई एक्चुअल हमारे देश का प्रोडक्शन बढ़ा या नहीं बढ़ा है। तो वो चेक करने के लिए हम हमेशा जितना भी हमारे देश का इस साल जो आउटपुट आया है, इस साल हमारे देश में जितना भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ है, उसको हम कांस्टेंट प्राइस यानी 2011-12 की प्राइस से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, तब हमको रियल जीडीपी देखने को मिलती है। और अगर नॉमिनल जीडीपी निकालना है तो इस साल जितना भी आपका प्रोडक्शन हुआ है उसको आज के प्राइस से आप काउंट करोगे तो आपको नॉमिनल जीडीपी मिल जाएगी। तो नॉमिनल जीडीपी से ही आप और रियल जीडीपी से मिला के आप जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करते हुए आप इन्फ्लेशन निकाल सकते हो कि हमारे देश की इकोनॉमी में कितना इन्फ्लेशन है। तो नॉमिनल जीडीपी आपका कितना है, यहाँ पे आज के प्राइस पे 100 रुपए है। रियल जीडीपी आपका कितना, 50 रुपए, इससे भाग दे दोगे और 100, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर, मतलब 200 रुपए हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमी में 200% का इन्फ्लेशन आया है। तो ये आपका जीडीपी डिफ्लेटर हो गया। जीडीपी डिफ्लेटर मतलब इससे आपकी जो प्राइस एवरेज प्राइस चेंज हुई आपके गुड्स एंड सर्विस का, वो आपका दिखाता है, मतलब कुल मिला के आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बताता है जीडीपी डिफ्लेटर। इसका फॉर्मूला ये है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बता देगा। क्लियर है आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट, अब चले आगे।
अब एक कॉन्सेप्ट होता है आपका जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे, और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जीडीपी एक मार्केट प्राइस। देखो जब भी फैक्ट्री बनती है, ठीक है, फैक्ट्री से जो सामान बना आपका, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बना, चेयर बना, ठीक है, जब हम उसकी प्राइस देखेंगे, उसके प्राइस जितना भी गुड्स एंड सर्विस फैक्ट्री के बाद में अगर हम उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि जीडीपी हम फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जीडीपी जो भी मार्केट प्राइस पे है, ठीक है, उसके बाद हम लोग, क्योंकि मार्केट प्राइस पे जब कोई सामान बिकता है, ठीक है, तो उसमें क्या लगा होता है आपका इंडायरेक्ट टैक्स, जैसे आपका एक्साइज लगा होता है, ठीक है, आपका जीएसटी लगा होता है, तो टैक्स लगा होता है। आप कोई भी सामान बाहर खरीदते हो तो टैक्स लगा हुआ सामान खरीदते हो ना, तो जीडीपी एक मार्केट प्राइस होती है, ठीक है। तो जब भी आप जीडीपी मार्केट प्राइस में से यही टैक्स को हटा दोगे, और सब्सिडी जो है, क्योंकि कभी-कभी किसी प्रोडक्शन में सब्सिडी मिलती है, उसको आप ऐड ऑन कर दोगे, तो आपको जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे मिल जाएगी, ठीक है। अब जीडीपी मार्केट प्राइस पे कैसे निकालेंगे, तो इसी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को लेंगे, और अब क्या करेंगे, जैसे फैक्ट्री सामान निकला चेयर, अब इसमें टैक्स जोड़ दिया, अब आप मार्केट प्राइस पे इसको बेच सकते हो, तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे उस पे टैक्स जोड़ा, ठीक है, और सब्सिडी माइनस कर दी, तो क्या निकल आएगा आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल आएगा। और 2015 के बाद से हमने क्या चेंज किया कि हमारी जीडीपी का जो मेजर होगा, जो हमारी ऑफिशियल जीडीपी का जो कंपैरिजन होगा अमेरिका के जीडीपी से, चाइना के जीडीपी से, तो वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे ही हम लोग उसको ऑफिशियली काउंट करते हैं, ठीक है। और प्राइस, बेस प्राइस क्या रखा है 2011-12, जिसको चेंज करने का चल रहा है मेरे ख्याल से फरवरी जो नेक्स्ट ईयर होगा, तो हम इसको 2022-23 कर देंगे, बेस प्राइस हमारा चेंज होने वाला है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है 2011-12 हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या है, जीडीपी मार्केट प्राइस में से इंडायरेक्ट टैक्स हटाओगे, सब्सिडी ऐड करोगे, तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। और जीडीपी मार्केट प्राइस क्या है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट लेना है, उसमें इंडायरेक्ट टैक्स ऐड ऑन कर देना है और सब्सिडी माइनस कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और अभी हम ऑफिशियली इसी को यूज कर रहे हैं। क्लियर है इतना। अब बात करते हैं जीएनपी की। जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। पहले हमने जीडीपी देखी थी, जीडीपी में क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था। यहाँ पे क्या वर्ड है, नेशनल। तो इसका मतलब नेशनल मतलब क्या है, यहाँ पर रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। जीडीपी में हम लोग देख रहे थे कि हमारे देश की बाउंड्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है। बट जीएनपी में हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे देश के नेशनल्स, हमारे देश के सिटीजन्स कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हमारे कई देश के सिटीजन हैं जो हमारे देश में प्रोडक्शन कर रहे हैं, फैक्ट्री बना के कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट कई हमारे ऐसे भी नेशनल्स हैं जो देश के बाहर प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे हमारे देश की टाटा कंपनी है, वो देश के बाहर में प्रोडक्शन कर रही है, बट वो कंपनी तो हमारी है, ठीक है, तो हम उसका भी काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी में अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब हमारे देश की कंपनी अगर बाहर जाके काम करती है, ठीक है, वहाँ से हमको क्या मिलता है, पैसा आता है। बट हमारे देश के लोग हमारे देश में आके बाहर के लोग भी तो काम कर रहे हैं, वो भी तो पैसा बाहर भेज रहे हैं, तो हमें इसको एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो जब हम जीडीपी में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को एडजस्ट कर लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, जीएनपी मिल जाएगा। मतलब सपोज करो हमारे देश की बाउंड्री में जीडीपी कितना हमारा 100 रुपए है, मतलब 10 चेयर बना रहे हैं, 10 रुपए प्राइस है, तो ये हमारे देश की जीडीपी हो गई, 100 रुपए हो गई, ठीक है। अब बाहर हमारे देश का रहने वाला रमेश अमेरिका जाके काम करता है और बदले में 50 रुपए इंडिया लेके आता है, तो ये हमको ऐड करना है, ठीक है। बट इसी जीडीपी में जो 10 चेयर थी, उसमें से 2 चेयर हमारे जॉन स्नो व्हाइट ने बनाई थी, ठीक है, तो वो उसको 20 रुपए जो है हमको माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके 20 रुपए की चेयर थी, वो तो अपने घर भेजेगा, ठीक है, तो वो हम 20 रुपए माइनस कर देंगे। तो अब हमारे देश की जीडीपी कितनी हो जाएगी, 130 रुपए। तो जीडीपी में जब आप नेट फैक्टर इनकम ऑफ अब्रॉड अकाउंट करते हो, तो यहाँ पर आपकी जीएनपी मिल जाएगी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर है। मतलब जब भी आप जीडीपी में आप नेट फैक्टर इनकम ऑफ अब्रॉड जोड़ दोगे, तो आपको जीएनपी मिल जाएगा। और जब आप जीएनपी में से इसी नेट फैक्टर ऑफ इनकम ऑफ अब्रॉड को माइनस कर दोगे, तो आपको जीडीपी मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब एक कॉन्सेप्ट होता है डेप्रिसिएशन। देखो आपकी इकोनॉमी में बहुत सारा प्रोडक्शन होता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मशीन लगता है। कंपनी जो है प्रोडक्शन करती है, कोई फैक्ट्री का सामान बनाती है, तो उसके लिए उसको मशीन भी तो लगती है ना। तो मशीन अगर आपने एक बार खरीद ली, बट वो धीरे 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 उसकी जो प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है, उसमें कुछ रिपेयरिंग का काम आ जाता है, खराब हो जाती है, तो उसी को हम लोग वियर एंड टियर लॉस बोलते हैं। उसमें कुछ खराबी आ जाना, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाना, तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। तो इसी डेप्रिसिएशन को हमको जीडीपी में काउंट करना पड़ता है कि भाई वो पुरानी जैसी एफिशिएंसी नहीं रही, इसमें काम आ गया है, इस पे हमारा रिपेयरिंग का खर्चा भी बढ़ गया है। तो जीडीपी में जब हम डेप्रिसिएशन को हटाते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन का अगर हम कॉस्ट ऐड कर देते हैं, तो तब निकल के आता है हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब अगर आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो आपको डेप्रिसिएशन को मैनेज करना है। उसी तरीके से जब जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से भी डेप्रिसिएशन आप हटाओगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है। अब इसी नेट नेशनल प्रोडक्ट में अगर आप इसको फैक्टर कॉस्ट में ले लोगे, मतलब यहाँ पे आप इनडायरेक्ट टैक्स को काउंट नहीं कर रहे हो, तो ये एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आपकी नेशनल इनकम होती है। अब देखो इसी नेशनल इनकम में अगर आप
अगर आप ये गिफ्ट हैम्पर, ठीक है, आप अगर ट्रांसफ़र पेमेंट कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, डोनेशन अगर आपको दे रहा है, वो भी अगर आप ऐड कर लोगे, तो ये नेशनल इनकम बन के क्या बन जाएगी? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है? तो बेसिकली हमारा पूरा टारगेट क्या है? हमारे देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना। तो एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट हमारी नेशनल इनकम होती है, क्लियर है? और इसी नेशनल इनकम को अगर आप टोटल पॉपुलेशन से माइनस भाग दे दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगी? आपको पर कैपिटा इनकम। अब हमने जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी देख लिया, नेशनल इनकम देख लिया, ठीक है? पर कैपिटा इनकम देख लिया। बट अब हमें ये देखना है कि ये जो हमने मेज़र किया है जीडीपी, एनडीपी, ये हम मेज़र करते कैसे हैं? तो इसके लिए हम लोग फ़ॉलो करते हैं 3 मेथड का यूज़ करते हैं। एक होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, एक होता है आपका इनकम मेथड और दूसरा होता है आपका प्रोडक्ट मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग इसी का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग 4 चीज़ों को मेज़र करते हैं। कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड करती है, जो आप, हम, जो कॉमन मैन है ना, वो जाके बाहर दूध खरीद रहे हैं, चेयर खरीद रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, कुछ भी अगर हम खरीद रहे हैं, तो वो कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। और हमारे देश की जीडीपी इसी कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। जितना ज़्यादा आप खर्चा करोगे, उतना देश की हमारी जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है? उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, अब वो भी तो प्रोड्यूस कर रही है ना कुछ ना कुछ, तो उसके लिए उनको खर्चा करना पड़ता है। रॉ मटेरियल पे खर्चा करना पड़ता है, मशीन लेने पे खर्चा करना पड़ता है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, उसको भी ऐड ऑन कर लो। फिर गवर्नमेंट भी तो खर्चा कर रही है, वो रोड बना रही है, वो ब्रिज बना रही है, तो उसके लिए भी खर्चा कर रही है वो, तो उसका भी खर्चा ऐड ऑन कर लो। और फिर आप नेट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर लो, मतलब जितना आप एक्सपोर्ट करते हो उसमें से इम्पोर्ट को आप माइनस कर लो, क्योंकि हमारा खर्चा ऐसा भी तो है जो हमने बाहर से किसी सामान में लेके आए हैं, तो उसमें भी तो खर्चा हुआ है। और हमारे देश के बाहर रहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने वहाँ से इम्पोर्ट किया होगा, ठीक है? तो उसका एक खर्चा हुआ है, तो उसको खर्चे, मतलब कुल मिला के आप एक्सपोर्ट में से आप इम्पोर्ट को माइनस कर दो, तो आपको एक नेट एक्सपोर्ट मिल जाएगा, तो वो आपकी इकोनॉमी में आप इसको ऐड ऑन कर लो, ठीक है? अगर मान लो इम्पोर्ट ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ, तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो इसको आप पूरा ऐड ऑन करते हो, तो आपको मिल जाएगा जीडीपी, तो वो एक्सपेंडिचर मेथड से आप जीडीपी निकालते हो, मोस्टली हम लोग इसी मेथड का यूज़ करते हैं। इनकम मेथड कैसे होती है? तो अभी हमने देखा कि किसी भी वस्तु को बनाने में क्या-क्या लगता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस, ठीक है? तो अगर इनको मिलने वाला पेमेंट, लैंड को क्या मिलता है? रेंट मिलता है, लेबर को क्या मिलती है? सैलरी मिलती है, कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, और जो एंटरप्राइजेस होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो फैक्टर पेमेंट होता है, अगर आप इसको ऐड ऑन कर लोगे, तो हमारे देश की इनकम से आपको आपको इनकम पता चल जाएगी। तो इनकम मेथड इसी का होता है कि जो फैक्टर पेमेंट होता है, उसका ऐड ऑन करने से हमें देश की जीडीपी का पता चल जाता है। और फिर एक मेथड होती है प्रोडक्शन मेथड, इसको आप वैल्यू एडिशन मेथड भी बोल सकते हो। उदाहरण के लिए देखो, आप जितना भी आप जैसे आपकी कोई ब्रेड की फैक्ट्री है, ठीक है? तो ₹100 का आपने रॉ मटेरियल लिया था, क्या? आपने व्हीट लिया, ठीक है? उसका आपने उसका फिर उसको 100 आटे से आपने जो आटा बनता है वो बनाया, तो वो आटा ₹200 का बना, ठीक है? तो ये बना आटा। फिर इसी आटे से क्या बना? ब्रेड बना, अब वो बनी 400 की, ठीक है? ये ब्रेड हो गया। तो देखो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जिसने भी वैल्यू एडिशन किया है उसी को हम लोग ऐड ऑन करेंगे। तो देखो ₹100 व्हीट वाले जिसने अनाज उगाया था उसका ₹100, तो क्योंकि उसका वैल्यू एडिशन तो यही है, ₹100 डायरेक्ट यही बना, ठीक है? इसका ₹100 का आटा बना, बट इसने ये ₹200 का आटा रखा है, बट ₹100 का तो इसमें आटा था, रॉ मटेरियल था इसका ₹100 का, तो वो हम माइनस कर देंगे। इसने उस रॉ मटेरियल से आटा बनाया, उसमें कितना इसने कॉस्ट ऐड करी, तो उसने कितनी वैल्यू ऐड करी? ₹100 की वैल्यू ऐड करी, ठीक है? अब देखो ब्रेड उसने बनाया, इस आटे से उसने ब्रेड बनाया, तो ये ब्रेड की कॉस्ट है ₹400, बट उसमें से ₹200 का तो सिर्फ़ आटा ही था, ठीक है? तो वो हम इस ₹400 से माइनस कर देंगे, क्योंकि इसने कितनी वैल्यू ऐड करी? सिर्फ़ ₹200 की वैल्यू ऐड करी, तो यहाँ पे ये ₹200 हो गए। तो अब हम जब इसको वैल्यू एडेड जितना भी कंपोनेंट अगर हम उसको ऐड ऑन कर लेते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री होती है, बहुत सारे हमारे कंपोनेंट्स होता है हमारी इकोनॉमी में, मैन्युफैक्चरिंग होती है, सर्विस सेक्टर भी होती है, चेयर भी बनती है, कपड़े भी बनते हैं, उन सब कंपनीज़ का, सब सेक्टर्स का अगर हम सिर्फ़ उनका वैल्यू एडिशन जोड़ लें, तो ये आपको मिल जाएगा वैल्यू एडेड मेथड का, आपको जीडीपी मिल जाएगी। तो ये ₹400 की इकोनॉमी कैसे मिली? सबका सब सेक्टर का वैल्यू एडिशन निकाल-निकाल के। तो हर सेक्टर में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, तो वहाँ पे जो भी वैल्यू ऐड जो कर रहा है, ठीक है? उसको अगर आप जोड़ते हो, तो वैल्यू एडेड मेथड से आपकी देश की जीडीपी का पता चल जाता है। तो जीडीपी मेज़र करने का 3 तरीके होते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और प्रोडक्शन मेथड। सबसे ज़्यादा हम लोग क्या यूज़ करते हैं? यही एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करते हैं। वैसे अगर आइडियली देखा जाए, तो आप चाहे एक्सपेंडिचर मेथड से निकालो, चाहे इनकम मेथड से निकालो, चाहे वैल्यू एडेड मेथड से निकालो, सबका एडिशन आपको सेम ही मिलेगा। अगर आपकी 400 की जीडीपी है, तो 400 यहाँ भी मिलेंगे, 400 आपको यहाँ से मिल जाएँगे, 400 आपको यहाँ से मिल जाएँगे। जैसे सपोज़ करो वैल्यू एडेड मेथड से आपने कितनी जीडीपी निकाली? 400 की निकाली। तो देखो यहाँ पे फाइनल आइटम क्या है? क्योंकि जीडीपी में हमेशा जो फाइनल वस्तु होती है, जो फाइनल गुड्स होता है, उसी को ही हम लोग मेज़र करते हैं। तो फाइनल गुड्स ब्रेड है, तो खर्चा करने वाला जो किसी ने ब्रेड खरीदा होगा, तो वो कितने में खरीदा है? ₹400 में खरीदा है, ठीक है? तो ₹400 की ही जीडीपी आपकी एक्सपेंडिचर मेथड से निकली है।
अब जिसने 400 रुपये खरीदा तो उसके पास 400 रुपये पेमेंट भी आया होगा, इनकम हुई होगी 400 रुपये की, तो वो 400 रुपये इसने खर्च किए हैं वहाँ पे। तो इनकम मेथड से भी 400 है, एक्सपेंडिचर मेथड से भी 400 है और प्रोडक्शन मेथड से भी 400 आ रहा है। तो ये तरीके से हम लोग किसी भी मेथड से निकालेंगे तो सेम ही जीडीपी आपको मिलेगी। तो ये आपको थोड़ा पॉइंट जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं। देखो ये 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि पेयर्स बना है, अब ये बताना है कि कौन सा प्राइमरी सेक्टर में आ रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में आ रहा है और कौन सा टर्सरी सेक्टर में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनके स्टोरेज की बात हो रही है। मतलब ना तो यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, ना ही उस प्रोड्यूस का कुछ फॉर्म बन रहा है। जैसे मान लो टोमेटो उगाया है, तो टोमेटो का यहाँ पे केचप नहीं बनाया जा रहा है, सिंपल उस टोमेटो को स्टोर करके रखा जा रहा है। तो एक टाइप की सर्विस सेक्टर हो गई। मतलब ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आप सोचो कि क्या हो रहा है वहाँ पे, सिर्फ कॉमन सेंस आप यूज करो कि भाई स्टोरेज ही रख रहे हैं ना, मतलब उसको उसके फॉर्म को तो चेंज कर नहीं रहे। तो यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर तो होगा नहीं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है। मान लो उस टोमेटो को टमाटर को आप केचप बना देते हो, तो उसके आपने प्रोसेसिंग कर दी, तो वो आता है सेकेंडरी सेक्टर में। बट स्टोरेज यानी सर्विस तो वो आती है टर्सरी सेक्टर में। तो ये तो गलत पेयर हो गया। डेयरी फार्म ऑब्वियसली बात है प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है, ठीक है। एग्रीकल्चर, फार्मिंग, फिशरीज ये सब प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। मिनरल एक्सप्लोरेशन, अब हमने देखा कि माइनिंग हो रही है, मतलब रॉ मटेरियल से ये लोग डील कर रहे हैं, तो ये प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है, ना कि टर्शरी सेक्टर का। फिर होता है वीविंग क्लॉथ। अब देखो यहाँ पे कपड़े से पूरा कपड़ा बन, जैसे कॉटन का थ्रेड है, ठीक है, उससे पूरा एक शर्ट बना देना, तो प्रोसेसिंग हो गई, ठीक है। तो उससे इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ओनली टू। सिर्फ कॉमन सेंस आपको यूज करना था और कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। इंक्रीज इन एब्सोल्यूट पर कैपिटा रियल जीएनपी डज नॉट कैनॉट अ हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आप सिंपल सोचो कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जीएनपी बढ़ गई है, तो ये हटा भी दो। सिंपल ये देखो कि यहाँ पे बोल रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब आप ये देखो कि हमारा डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो हम लोग जीडीपी चाहे कितना ही बढ़ा दें, डेवलपमेंट क्यों नहीं इंश्योर हो सकता है भाई? क्योंकि अगर आपके देश की जीडीपी में गरीबी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ठीक है? तो ऐसे केस में आप जीडीपी का, जीएनपी का क्या मतलब रखोगे? कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ये सिर्फ मिसलीड करने से रखा गया है, ठीक है? मतलब आपकी जैसे जीएनपी बढ़ गई है, जीएनपी बढ़ गई है मतलब क्या कि देश के नेशनल वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? बट मान लो हमारे देश में 10 लोग ही हैं, 10 में से 2 लोग हैं जिन्होंने खूब प्रोडक्शन करा। मतलब ये मान के चलो कि जो 10 चेयर बनाता था वो अब 100 चेयर बनाने लगा, ठीक है? तो पहले हमारी इकोनॉमी में कितने चेयर बनती थी? 10 चेयर बनती थी। अब हमारी इकोनॉमी कितनी चेयर बना रही? 100 चेयर बना रही है। बट हमने देखा कि सिर्फ 2 ही लोग बना रहे हैं। बाकी के लोग तो वही इसी 10 चेयर में ज़िंदा हैं। यही 10 चेयर बना रहे हैं। तो उनके लिए तो जीएनपी का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो हम तो फाइनली क्या देखते हैं कि भाई हमारे देश की जीएनपी कितनी हो गई? 110 हो गई। 10 से बढ़ के सीधे 110 हो गई। मतलब जीएनपी बढ़ गई। बट क्या एक्चुअल में लोगों को फ़ायदा हुआ? लोगों को जॉब मिला? लोगों को उनकी गरीबी दूर हुई? नहीं। सिर्फ 2 लोगों की गरीबी दूर हुई। तो जब भी जीएनपी बढ़ता भी है, तो मतलब ये होता है कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट ये बताता नहीं है। मतलब वो एक टाइप का वो आपका एक टाइप का आंसर नहीं कर पाता है। मतलब जीएनपी बढ़ता जा रहा है, बट अगर आपका पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया है, तो फिर आपका वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर, मतलब डेवलपमेंट को बड़ा कॉन्सेप्ट मानो। मतलब यहाँ पे हर व्यक्ति के हम लोग सोच रख रहे हैं, मतलब गरीबी जो है दूर हो जाए, रूरल डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है? तो वो इंक्रीज़ होता है, तो हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग उसको नहीं मान सकते। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन भी ईज़ी था, 2011 क्वेश्चन था। ये बोलो क्या बोल रहा है? द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज़ स्टेडली इंक्रीज़ इन द लास्ट 5 ईयर। मतलब ये कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। मतलब 5 साल तक आपके जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो लगातार बढ़ रही है। मतलब 5% थी, 6% हुई, 7% हुई, 8% हुई, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हम लोग न्यूज़पेपर खोलते तो हमने देखा ना, कभी जीडीपी 6.2 हो गई, कभी 5.5 हो गई, मतलब ऊपर-नीचे हो रही है। कभी भी लगातार इंक्रीज़ तो नहीं हो सकती। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो सकता, कॉमन सेंस ही हमको बोलता है। ठीक है? कभी ना कभी तो ऊपर-नीचे होगा, क्योंकि 4 क्वार्टर में हम लोग जीडीपी मेज़र कर रहे हैं। अब ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम हैज़ स्टेडली इंक्रीज़ इन द लास्ट 5 ईयर। अब सोचो जीडीपी को अगर आप टोटल पॉपुलेशन से वो कर दोगे, तो अगर जीडीपी ही फ्लक्चुएट हुई है, तो ऑब्वियस बात है उसका जो पर कैपिटा इनकम है वो भी फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है? तो कॉमन सेंस से बात है कि ये भी सही नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, नाइदर 1 नॉर 2। अब ये क्वेश्चन देखो, 2010 का क्वेश्चन है, तो पुराना डाटा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जीडीपी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है 4 टाइम्स से इन द लास्ट 10 ईयर्स। तो बेसिकली उस वक़्त भी अगर आप 2010 का भी डाटा देखते हैं, तो जीडीपी 4 टाइम्स नहीं बढ़ी। मतलब 10 साल में जीडीपी का 4 टाइम बढ़ जाना। मतलब सोचो 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो 10 साल में वो 8 ट्रिलियन की हो गई। तो ऐसा तो होने से रहा, इतनी चमत्कारी इकोनॉमी तो हमारी है नहीं। तो ये कॉमन सेंस से भी आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी इकोनॉमी में जंप तो नहीं आया होगा 10 ईयर्स में, कि सीधे 4 गुना बढ़ गई हमारी जीडीपी, ठीक है? 2 गुना बढ़ने में बहुत समय लग जाता है। तो ये तो नहीं हो सकता। अब सिंपल देखो, सेकंड देखो, द परसेंटेज शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर्स इन जीडीपी हैज़ डिक्लाइन इन द लास्ट 10 ईयर। तो यहाँ पे 2010 की बात कर रहा है, ठीक है? अब हमने देखा कि 1991 में क्या आ गया था, आपका एलपीजी रिफॉर्म,
तो एलपीजी रिफॉर्म आया इसीलिए था कि प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा देना है, और प्राइवेट सेक्टर को अगर बढ़ावा देंगे तो ऑब्वियस बात है पब्लिक सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होगा। तो कॉमन सेंस ये देख रहा है कि लास्ट 10 ईयर में, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा है कि लगातार कम हो, ये बोल रहा है कि डिक्लाइन हुआ है, ठीक है? तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही होने की संभावना ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 ओनली। एक क्वेश्चन और है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई इसमें जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कितना है, किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो अभी हमने देखा सर्विस सेक्टर 60% है, इंडस्ट्री का 28% है, एग्रीकल्चर का अगर आप देखोगे तो 15 to 16% है। तो अभी भी यही चल रहा, 2007 में भी यही रेशो बना हुआ था। तो इसका आंसर सिंपल था ए। तो इसी टाइप से आपको सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सिर्फ आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए, माइंड में आपको क्लियर होना चाहिए, तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।